जो वीडियो मैसेज में भी डिस्कस हुई होंगी, हम उनको बहुत डीपली उन पे डेल्व अपॉन करेंगे इन आवर सेपरेट लेक्चर्स. बट आई थॉट 2016 इज अ गुड स्टार्ट बिकॉज दिस वाज द टाइम जब स्टार्ट हुआ था, नया सिलेबस आया था और सब चीज़ें ज़रा चेंज हो गई थी CSS में. तो उस हिसाब से मैंने 2016 के टॉपिक्स लिख लिए हैं जो 9 टॉपिक्स थे, और मुझे था कि मैं थोड़ी सी इसको डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं आपको कि ये देखिए ये टॉपिक्स हैं, इनको इस तरह लेके चलना है. All of these topics are either expository or argumentative. Let's start from the 9th one. Does foreign aid help to achieve economic stability? Reason for starting from this one is it's a question mark. End पे है, आपसे question पूछ रहा है yes or no. The question is yes or no, which means it's an argumentative essay. आपने इसको किस तरह डील करना है. अब जब आप इस तरह का ऐसे कर रहे हैं, 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक स्टांस लेना है कि हाँ ये हेल्प करती है या ये नहीं हेल्प करती. और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये हेल्प करती है, फिर आपने इसको बैक करना है ये कौन सी कंट्रीज में हेल्प कर चुकी है या ये कौन से तरीकों से हेल्प करती है. ठीक है. अब जब आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे, आपने सबसे पहले फोकस करना है कि व्हाट इज फॉरेन एड एंड देन व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मतलब कि आपने ऐसे के टॉपिक को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना. एक पार्ट है फॉरेन एड, एक पार्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. आपके इंट्रोडक्शन में आपने इन दोनों का बताना है कि ये क्या होते हैं, और फिर आपने स्टांस लेना है यस और नो. यस लेंगे फिर आगे आपकी आर्गुमेंट्स जाएंगी वाई यस, नो लेंगे फिर आपकी आर्गुमेंट्स जाएंगी वाई नो. 8 पे चलते हैं. द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, implications for an integrated country. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोजिशन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. क्रिएशन, अब देखिए इसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि क्रिएशन होनी चाहिए प्रोविंसेस की कि नहीं. अगर वो आपसे ये पूछता तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे बन जाता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा. उसने कहा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, व्हिच मींस कि आप इसको डिस्कस करें कि प्रोविंसेस का क्या मतलब है. एक फेडरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस क्यों बनते हैं, प्रोविंसेस कितने हैं पाकिस्तान में, कैसे बने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है, और अब न्यू प्रोविंसेस की डिबेट क्यों हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है, और अगर हो रही है ये डिबेट कि नए प्रोविंसेस बने तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ऑन एन इंटीग्रेटेड कंट्री. सो 2 चीजें हैं इसके अंदर, प्रोविंसेस के बारे में बात करना है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज उसकी इम्प्लीकेशंस डिस्कस करना फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री. मतलब कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है पाकिस्तान की कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे फॉर पाकिस्तान एज अ होल. 7th वाला जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये मैं नहीं डिस्कस करूंगी बिकॉज ये इतना रेपिटेटिव टॉपिक है, ये मैं आप लोगों से करवाऊंगी जो भी मतलब फॉर्मली जब हम क्लासेस कर लेंगे ज्वाइन. सो दिस इज वन टॉपिक दैट कम्स अ लॉट, इट्स ऑन जेंडर. जेंडर एक बहुत रिकरिंग थीम है जो बार बार आती है. सो आई एम गोइंग टू लीव दिस फॉर नाउ, और ये मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों से इन क्लास करवा लूँ या आपको एक मतलब एक असाइनमेंट के तौर पे दूं या हम क्लास में इन क्लासेस पे डिस्कशन करें. प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव्स, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. अगेन आप लोग नोट करें कि इसके ऊपर भी वो कह सकता था कि टैक्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज फ्लॉड, क्वेश्चन मार्क. नहीं, ये नहीं कहा. प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान एक पार्ट है, पर्सपेक्टिव्स, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस 3 चीजें वो मांग रहा है. सबसे पहले तो आपको बताना है कि टैक्स कल्चर होता क्या है, व्हाट इज टैक्स कल्चर, इसका मतलब क्या है, और पाकिस्तान में स्पेसिफिक इसका क्या मतलब है. ठीक है. फिर आपने बताना है कि हाँ पाकिस्तान में मसला है टैक्स कल्चर में. फिर आपने उसके पर्सपेक्टिव्स देने हैं. पर्सपेक्टिव्स का मतलब है कि इसको डिफरेंट साइड से बताना है कि इसके मसले क्या हैं. ठीक है. और प्रमोशन कैसे हो सकती है टैक्स कल्चर की, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, मतलब क्या फ्यूचर के अंदर हम कर सकते हैं, और उन चीजों को करने के लिए मतलब उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन प्रॉस्पेक्ट्स को अचीव करने के लिए हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं. जो बात मैंने पहले की थी मैं फिर से करूंगी कि ये एक इंफॉर्मेटिव ऐसे है, एक नॉलेज बेस्ड ऐसे है. आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या है टैक्स का, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू की कहते हैं उस रेवेन्यू में मतलब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी है, प्रोग्रेसिव कितना है, रिग्रेसिव कितना है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे स्टेटिस्टिक्स क्या है टैक्स के,
और फिर हमने बताना है कि उसके अंदर हम फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस इम्प्रूवमेंट में या अभी जो प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग उसके क्या चैलेंजेस हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट में क्या चैलेंजेस हैं. अब बात यह है कि मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको डिफरेंट चीजें बता रही हूँ, बट देन व्हेन वी सिट विद नॉलेज, वी हैव क्लियर माइंड, हमने लिखना हो, हम अपनी आउटलाइन बनाते हैं, तो चीजों को हम बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं. हम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं, और यही इस मास्टर क्लास का पर्पस है कि हम एक टॉपिक पकड़ के उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लें, अपनी माइंड के अंदर क्लैरिटी ले आएं कि इस तरह हमने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है. टैक्स एक बहुत रिकरिंग सब्जेक्ट है जो आता है बार बार, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से आ जाता है, सिंपल पर्सपेक्टिव्स प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से आ जाता है, और ये एक इंफॉर्मेटिव ऐसे है, एक नॉलेज बेस्ड ऐसे है, एक एक्सपोजिटरी ऐसे है जिसको आप इजीली डील कर सकते हैं. Crisis of good governance in Pakistan, need for reforms and institution building. Crisis of good governance in Pakistan, need for reforms and institution building. Again, an expository essay. अब देखिए ये भी essay को जो है पार्ट्स के अंदर इन्होंने बताया. सबसे पहले क्राइसिस है गुड गवर्नेंस का इन पाकिस्तान और नॉट. इसको देखिए, आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ठीक है. फिर पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है गुड गवर्नेंस का, ठीक है. अब आपका काम यह है कि जब आपके सामने ऐसे का टॉपिक आए, आप उसको छोटे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर सके, इस तरह डिवाइड कर सकें कि आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी हो कि आप उसको अपनी आउटलाइन के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स में या सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकें. So you should know what are the aspects of good governance. Good governance में क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, 6 फैक्टर्स होते हैं गुड गवर्नेंस के. When we discuss them in detail, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह गुड गवर्नेंस ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का, इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट थे, ये एड से किस तरह रिलेटेड है. सो यू नो लाइक थोड़ा सा मैं आपको इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दूंगी. फिर उसका पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, मतलब पॉलिटिकली क्या क्राइसिस है, फिर हमें किस तरह की करप्शन फेस करनी पड़ी है, रेड टेपिज्म फेस करनी पड़ी है, रिफॉर्म की जरूरत है तो क्यों है, मतलब किन चीजों की वजह से है कि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे वाटर क्राइसिस है, हमारे जो भी डिफरेंट क्राइसिस है वो एक लैक ऑफ गुड गवर्नेंस की वजह से, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है. सो यस, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो है ना, मतलब इसके अंदर आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर कर सकते हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर कर सकते हैं. एम ये है कि आप इस टॉपिक को किस तरह लेके चलेंगे. मेरा काम होगा आपको बताना कि हाँ ये इस तरह गुड गवर्नेंस के ये एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एंड इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू टेक दिस टॉपिक, हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर आउटलाइन फॉर इट. नाउ नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. देखिए इसको फर्दर उन्होंने कह दिया कि रिफॉर्म की जरूरत है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, बजाय इसके कि हम रिफॉर्म के अंदर कहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जरूरत है. एग्जामिनर ने खुद कहा है कि आपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे डेल्व करना है. अब इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, एक राइटर है डगलस नॉर्थ, आप में से काफी लोग शायद जानते हो, जिसने इंस्टीट्यूशंस पे काफी काम किया है. फिर एक राइटर है सोएस का है, सम ऑफ यू माइट नो हिज नेम इज मुश्ताक खान, ही वर्क्स ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड गुड गवर्नेंस. सो दीज आर बेसिकली people who work on theoretic underpinnings of governance or of institutions. तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इनके मेजर टॉपिक्स शेयर करूंगी, जिस तरह डगलस नॉर्थ कहता है इंस्टीट्यूशंस आर द रूल्स ऑफ द गेम. इन चीजों पे डेल्व करूंगी ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स की वो बेहतर हो जाए, और जब आप ऐसे लिखें आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग से लिखें, बजाय इसके कि आप वो जो ये तो इस तरह आपको सीएसएस फॉरम्स वगैरह पे भी मिल जाएंगे कि गुड गवर्नेंस के ऊपर हमने ये चीजें करनी है. You don't have to do that. You have to make your essay set up. Your essay should be set apart from others. मतलब कि आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो बाकी लोग डिस्कस नहीं कर रहे. और वो कहाँ से आएंगी, वो अच्छे आपने अगर ऑथर्स पढ़े होंगे, आपको अच्छी थेरीज पता होंगी, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पता होंगे इन चीजों के. और मेरा बेसिक एम ये होगा कि मैं आपको उनमें हेल्प करूँ या उनमें असिस्ट करूँ थ्रू माई 8 थीमेटिक थीम्स जो मैंने डिसाइड किए. ठीक है. सो गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, अगेन एन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऐसे. इसके अंदर आपने देख लेना है कि आपने किन किन चीजों को अलहदा कर लेना है कि मैंने गुड गवर्नेंस को डिफाइन करना है, फिर पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, फिर रिफॉर्म्स क्या चाहिए, विद स्पेसिफिक फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. Fourth topic is the place of Urdu in Pakistan and Supreme Court's ruling on making Urdu the official language of the country.
ये 2016 के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑफिशियल लैंग्वेज की। उर्दू की क्या इम्पोर्टेंस है? पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यू नो लाइक वी हैव बेसिकली इनहेरिटेड इंग्लिश बिकॉज़ वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। सो यू नो यू कैन डेल्व ऑन दीज़ पॉइंट्स। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के क्या कॉजेस हैं, इसके सोशल कॉजेस क्या है, इसके कल्चरल कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल लीगल इसके अंडरपिनिंग्स क्या है। और अगर हम इसको बना देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, सेम इसके कल्चरल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। सो इन तरीकों से आपने अपने टॉपिक को डिस्कस करना है। अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, इट्स एन एक्सपोजिटरी एसे, नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड एसे। ठीक है, आपके देखिए आपके पास इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, आपको चीजों का पता होना चाहिए। ये ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट लैंग्वेजेस के ऊपर वैसे कभी कभी आ जाते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर नेशनल यूनिटी या नेशनल हार्मनी की फॉर्म में। नेशनल यूनिटी हार्मनी एक और बहुत जो है ना डोमेस्टिक इशू है जो आ जाता है। अब इसको वो डिफरेंट चीजों के साथ ज्वाइन कर देता है। इसके इसमें तो सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज का पूछा ना, लेकिन कभी कभी वो लैंग्वेज क्राइसिस को भी कर देता है एग्जामिनर ज्वाइन विद नेशनल हार्मनी और नेशनल यूनिटी। अगर हम ऐसे नंबर 3 देखें, वाटर क्राइसिस के साथ उन्होंने नेशनल यूनिटी को अटैच कर दिया। वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, उसने आपका कोई ओपिनियन नहीं मांगा। अगेन आपको कहा है कि आप इसके ऊपर नॉलेज दें, आप इसके ऊपर डिस्कशन करें कि वाटर क्राइसिस क्या है और हाउ इट विल इम्पैक्ट और अफेक्ट नेशनल यूनिटी। इन दोनों का जो लिंक है ना, पॉजिटिव लिंक या नेगेटिव लिंक, ये आपने बनाना है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देना है आपने कि ये पॉजिटिवली इस तरह अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इस तरह नेशनल यूनिटी को अफेक्ट करेगा। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस क्या है? आपके वाटर के रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं, आपके डैम्स नहीं है, देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, आपकी एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो वाटर वेस्टेज की तरफ जा रही हैं, आपके पास कंजर्वेशन के तरीके नहीं है। आपके पास इस मामले में वाटर क्राइसिस के मामले में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि ओवरऑल ग्लोबल भी होना चाहिए कि ग्लोबल एक ये वाटर क्राइसिस का मसला चल रहा है, उसकी एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग भी है। फिर आपने उसको नैरो डाउन करके पाकिस्तान पे आ जाना है कि पाकिस्तान में तो क्राइसिस और सिवियर है। फिर आपने जैसे जैसे नेशनल यूनिटी की तरफ जाना है, आपने अपने प्रोविंसेस में भी मसला देखना है कि ये वाटर का मसला है। और अब जब आपने नेशनल यूनिटी की बात करनी है, फिर आपने डैम्स की बात करनी है, फिर आपने कंजर्वेशन की बात करनी है, और आपने बताना है कि किस तरह ये अफेक्ट करेगा नेशनल यूनिटी की तरफ। सो अगेन यू नीड नॉलेज टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स। सेइंग अगेन, जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स करेंगे, पर्टिकुलर थीम्स करेंगे, हम फर्दर इनके अंदर डीपर डेल्व करेंगे, हम इनके ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को भी मतलब इट्स गोइंग टू बी अ पार्टिसिपेटरी सेशन, आप लोग भी इसके ऊपर लेके आएंगे इंफॉर्मेशन, मैं भी स्टार्ट्स लेके आऊंगी, मैं आपको इसको ब्रॉडर कैटेगरी में समझाऊंगी, हम लोग शेयर करेंगे अपना नॉलेज, ताकि सब लोग जो हैं, जो भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो बेहतर तरीके से उस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकें। We have to learn to be our own best friends because we fall too easily into the trap of being our own worst enemies. अच्छा, ये एक लिटरेरी काइंड ऑफ एन एसे है। लिटरेरी एसेस मेरे ख्याल से हमेशा थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ये उन लोगों को करने चाहिए जो फिलोसफिकल है, जिनको बहुत अच्छा जो है ना थोड़ी सी शेर व शायरी आती है, थोड़ा सा फिलोसफी का बैकग्राउंड है, इडियोमैटिकली बहुत अच्छे हैं। सो इस ऐसे को भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। कुछ लोग इसको इस तरह अटेम्प्ट करेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ, इसको हम नेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं, कि कंट्री के लेवल पे भी, कि वी हैव टू बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब कि हमें अपने नेशनल बेनिफिट्स के लिए या अपनी सुवरेनिटी के लिए बात करनी चाहिए। फिर कुछ लोग इसको सोशली ले जाएंगे और कुछ लोग इसको पर्सनल लेवल पे भी लेके जाएंगे इस ऐसे को, कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन पर्सनल इम्प्रूव जाएंगे, और कुछ लोग इसको पर्सनल लेवल पे भी लेके जाएंगे इस ऐसे को, कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन पर्सनल इम्प्रूवमेंट, या हमें अपने पर्सनल जो है एजुकेशन पे टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स, अपने आप को बेहतर करने में, मतलब कि ऑनेस्टी और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने चाहिए, so that we can be our own best friends and be better for the society as a whole as well. So इस तरह के एसेस को भी डील करने के लोगों के डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव्स हैं। तो ये लिटरेरी एसेस हैं, दे डू कम, एक ऐसे तो जरूर आ जाता है सीएसएस के अंदर ये लिटरेरी फॉर्म का, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको आप रॉन्ग और राइट नहीं कह सकते।
Number one, world as a global village, learning to live together. ये से मैंने अटेम्प्ट किया था CSS 2016 में. और मेरा स्कोर आई थिंक 50 था ऐसे के अंदर, which is quite a respectable score I'd say. World as a global village, learning to live together. इसको भी ऐसे को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया एग्जामिनर ने. वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज का मतलब है कि एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन. And in the second part, the examiner wants you to tell you that whether globalization is leading to unity in the world or not, harmony in the world or not. ठीक है. So पहले तो आपने बात करनी है वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज का क्या मतलब है. आप सब लोग, बिकॉज मुझे पता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो गए हैं, हम अब बेहतर जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स बेहतर हो गए हैं, वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गया. बट इसको आपने फर्दर ब्रॉडर कैटेगरीज में देख लेना है. ग्लोबलाइजेशन एट एन इंटरनेशनल लेवल क्या है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. इस तरह करके आपने ग्लोबलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को टच करना है. और फिर आपने उन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इस तरह करके आपने ग्लोबलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को टच करना है. और फिर आपने उन एस्पेक्ट से बताना है कि वेदर इट इज हेल्पिंग टू लिव टुगेदर और नॉट. फॉर इंस्टेंस एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल दूंगी. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप कह लें कि सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया की वजह से चीजें जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है. तो जहां ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक आप कह लेना कि इम्प्रूवमेंट आई है टेक्नोलॉजी में, विच हैज लेड टू इन अ वे इन एन आर्म्स रेस, आपके आर्म्स के अंदर भी एक किस्म की डेवलपमेंट हो गई है. एक प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप कह लें कि यमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और उनके वेपन्स इतने एडवांस हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि वो अपनी कंट्री में बगैर किसी फिजिकल फुटप्रिंट के वो एक वॉर लड़ रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक इंटरनेट जैसी चीज है जहां से आपको पता चलता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो रहा है और लोग इसके ऊपर वॉइस भी रेस कर रहे हैं. सो जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के लोग कहते हैं कि हाँ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वहां पे एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई है, एक इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है कि लोग अवेयर हो गए हैं और लोग अपनी वॉइस रेज करना स्टार्ट करना शुरू हो गए हैं. सो ये एक ग्लोबलाइजेशन एक इस तरह का टॉपिक है जो मैंने देखा है कि मोस्टली आ जाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ग्लोबलाइजेशन की क्या थ्योरीज हैं, इसको किस तरह डील करना है, इसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. और इसको डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर प्रेजेंट करेगा, कभी हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ग्लोबलाइजेशन अच्छी नहीं है. फॉर इंस्टेंस वो सिर्फ ये कह देगा कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो फेड हो रही है. सो ये भी एक किस्म का आप कह लें, मल्टीलैटरलिज्म का भी मतलब यही है ना कि बहुत सी कंट्रीज बैठ के, यूनिलैटरलिज्म का ये बेसिकली ऑपोजिट है मल्टीलैटरलिज्म. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है, अगर हमने बहुत कंसाइजली डिफाइन करना हो तो हम कह दें कि यूएन इज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन. बेसिकली कंट्रीज बैठ के बातचीत करके एक डिसीजन लेती हैं एंड दैट इज फेडिंग अवे. कंट्रीज आर बिकमिंग मोर यूनिलैटरल इन नेचर. सो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही जा रहा है ना, कि ग्लोबलाइजेशन टुवर्ड्स एन एंड आ रही है. तो वो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. सो इंशाल्लाह गोइंग फर्दर हमारी ग्लोबलाइजेशन की क्लास में हम इस इशू को टैकल करेंगे. बट कमिंग बैक, आप देखेंगे ये भी एक एक्सपोजिशन है. Writer wants you to discuss the topic, wants you to share knowledge, facts and information on the topic and your own personal opinion. मतलब आप किस तरह उस टॉपिक को टैकल करते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये रिफ्लेक्ट होगा इस टॉपिक में. तो बेसिकली आपका अपना माइंडसेट क्या है, आप अपना किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं उस ऐसे को. सो आपकी आर्टिकुलेशन क्या है, आपकी एक्सप्रेशन क्या है इसके अंदर. So technical treatment is going to be persuasion, is going to be exposition, that is sharing of information and knowledge, and then how you're going to